न्यू वीडियो ऑफ बैकपेंचर की पढ़ाई। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मैंने यही सोचा है। और लैंग्वेज पॉलिसी की ओर आगे बढ़ते हैं बिना कोई अभी इंट्रो या समय ज़ाया किए हुए। ज़ाया मैं सीख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं कि भारत ने कौन सी पॉलिसीज अपनाई थी फेडरलिज्म को अच्छे से लागू करने के लिए। पहला पॉलिसी अपने अपनाया था लैंग्वेज की पॉलिसी। आज़ादी के बाद किसी भी भाषा को चुनना भारत में ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टीपल्स ऑफ लैंग्वेज यूज़ की जाती है। कोई ऐसा देश नहीं हमारा कि चाइनीज़ है तो चाइना की वाली, यानी चाइना है तो चाइनीज़ भाषा बस चले, ऐसा नहीं है। हमारे पास मल्टीपल ऑफ भाषा है, जैसे कि 21 भाषा अभी जो कि है रजिस्टर्ड है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारी भाषा है। 38 रजिस्टर्ड होनी चाहिए, 17-18 अभी भी पेंडिंग डली हुई है। तो ऐसे करके बहुत सारी भाषा है हमारे पास। तो एक के बहुत बड़ा कंफ्यूजन का हिस्सा बन गया था सारे लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए हमें लैंग्वेज को लेके। एक के बड़ा मुद्दा था ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोई भी भाषा को स्पेशल राइट नहीं दिया। अब ये पॉइंट्स तो है बुक में दिए हुए हैं, लेकिन पॉइंट्स के रूप में नहीं दिए हुए। उन्हें पॉइंट्स बनाने का काम मेरा है, और कुछ जो प्रेफरेंस बुक होती है, रेफरेंस बुक होती है, उनका है। तो मैं तुम्हें आंसर जब अपना वीडियो पोस्ट करूंगा ना, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक रहते हैं ये सारी चीज़ों की, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें। अभी देखो, पहला कोई स्पेशल राइट नहीं दिया किसी भी भाषा को, एनी लैंग्वेज, कोई भी स्पेशल राइट नहीं, सारी भाषा एक समान रखी भारत ने अपने फेडरलिज्म को बनाते टाइम। दूसरा, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पे 40% हमारे इंडियंस जो है वो हिंदी भाषा यूज कर रहे हैं, तो सबको लगा कि हाँ, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। और 1965 में ऐसा हुआ कि उन लोग ने बोला कि इंग्लिश को नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, हम हिंदी को बनाएंगे, सारे दस्तावेज सारी चीजें हिंदी में रहेंगी। लेकिन क्या हुआ कि जो तमिल बोलने वाले हैं, जो मलयालम बोलने वाले हैं, तो उन लोग ने बोला कि नहीं भैया, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, हम तो हिंदी बोलते ही नहीं है। अब पेपर में हमको कोर्ट में कुछ करना है तो वहां पे हिंदी मांगी जाएगी। तो उनने बोला कि इंग्लिश को भी एक ऑप्शन बनाओ, हम अपनी भाषा को नहीं बोल रहे हैं कुछ करने को, लेकिन इंग्लिश को बनाओ। तो हमें मजबूरी पड़ी और हमने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी बना दिया एक ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। 1965 में ये सारी चीजें हुई थी। इसके अलावा अभी ऑफिशियली तरीके से सबसे पहले 3 थी, फिर और ऐड होती गई। जैसे एग्जांपल तो बोडो, डोंगरी, मलयाली, ये सारी भाषा हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया के 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम अपना काम वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ तमिलनाडु का, जहाँ पे हमारी सेंट्रल भाषा भी चलती है, इंग्लिश हिंदी भी चलती है। साथ में जो स्टेट है वो चाहता है कि अगर वो तमिल में सारा काम करवाए तो वो तमिल में सारा काम करा सकते हैं, ये भी आज़ादी हम देते हैं। और ये सारे हमें फ्रीडम क्यों देने पड़े, क्योंकि पहला चैप्टर जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया, अगर तुमने टीचर से पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना मैं पढ़ाऊंगा ही। वहां पे ये भाषा को लेके श्रीलंका में, श्रीलंका के बारे में बताया गया पहले चैप्टर में, बताया गया कि कैसे वहां लड़ाई झगड़ा हुआ, मार काटी हुई भाषा को लेके। तो ये सिचुएशन इंडिया में राइज ना हो, इसलिए हमने ये सारी चीजें करके दी हैं उन्हें। तो ऐसा सब हुआ लैंग्वेज पॉलिसी को लेके। अभी चलते हैं स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन के बारे में। तो अभी हम बढ़ते हैं सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के बीच में। अब मैंने जब एनसीईआरटी को रीड किया और अपने टाइम पे भी जब मैंने पढ़ा था, तो इस पॉइंट के बारे में ज़्यादा कोई टीचर नहीं बताते, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट एनसीईआरटी में स्पेसिफिक नहीं दिया है। उसमें बताया कि स्टेट, जो स्टेट है और सेंट्रल है। मैंने मम्मी पापा क्यों लिखा है, क्योंकि घर मैंने बना के रखा है इंडिया को, और इंडिया में मम्मी पापा या फिर किसी का भी रिलेशन अच्छा होना चाहिए घर को चलाने के लिए। वैसे ही वैसे इंडिया में अगर हमें सारी चीज़ें फेडरलिज्म अच्छे से एक्सरसाइज करनी है तो स्टेट और सेंट्रल का रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के उसमें यही बातें बार बार इधर उधर करके लिखाई गई हैं और बताई गई हैं, ठीक है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बीच में। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हुई। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना के लिखा था, कि हमने लिस्ट बना दी थी कि कौन सा काम स्टेट करेगा, कौन सा काम सेंट्रल करेगा, वो काफ़ी अच्छा साबित हुआ। साथ में अगर यहाँ पे कोई और रूलिंग पार्टी है, किसी भी, हम नाम लेते हैं कि बीजेपी की पार्टी है और यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी है, तो भी एक अच्छा तालमेल बनता है दोनों के बीच में। क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल में जो भी राइट्स वगैरह दिए गए पार्टी को, जो भी पार्टी को नहीं, स्टेट्स को, वो काफ़ी अच्छे वर्क किए, तो हमारा फेडरलिज्म वहाँ भी जीत गया। अब बात करते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ना है इस बारे में। तो तुम एक बार बैठ के इसे रीड कर लेना, छोड़ना मत, रीड कर लेना बैठ के। यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और कॉलोनियल गवर्नमेंट का राइज हुआ था, यहाँ पे लिखा गया रेड से हाईलाइट करके, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है,
तो इसको मैं भेज दूंगा पहले तो क्वेश्चन आंसर में। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल गवर्नमेंट है, जैसे तुम्हारे घर के आसपास भी कोई सरकार वाला बंदा होगा, चुन्नू सरकार या मुन्नू सरकार, और वो अपनी पार्टी बना डाले और इतनी ऊंची बना डाले कि अपने राज्य में उसका कब्जा हो। ठीक है, अब मैं कोई नाम लेता हूँ, टीएसपी हो गई, जो कि महाराष्ट्र में चलती है, जो कि वहां की पार्टी है, रीजनल पार्टी है, लेकिन पूरे स्टेट को चला रही है। ऐसे में सेंट्रल क्या करती है, उनसे एक गठबंधन करती है या फिर एक हैंडशेक करते हैं कि हम मिलकर काम करेंगे। वही सारी चीजों को कॉलोनियल गवर्नमेंट बोला जाता है। अब तुम्हें क्या करना है, होमवर्क ये पूरा पढ़ना है, साथ में ये पढ़ना है, और साथ में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोड़ना मत। ये डाटा थोड़ा सा एक बार देख लेना। ये डाटा पढ़ने से तुम्हें थोड़ा इंडिया के बारे में फिगर समझ आएगा। एग्जाम से लेना देना नहीं है इसका, लेकिन इसको पढ़ लेना। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी जाते हैं कुछ काम धंधा करके आते हैं और फिर पढ़ाएंगे तुम्हें डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो चलो जाओ पहले रीड करके आओ।